नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूएशन। दोस्तों, वैल्यूएशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से रिटायरमेंट के बाद हम मेडिकल एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिस पर आप दवाइयों पर पैसा बचा सकते हैं, जिसको आप इस्तेमाल करके जो आपके लैब इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, मतलब कि ब्लड टेस्ट होते हैं, डिफरेंट अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, सीटी स्कैन्स होते हैं, इन सब पे आप किस तरह से पैसे बचा सकते हो। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप रिटायरमेंट के बाद एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हो तो आपको क्या क्या पैरामीटर्स नोट करके रखनी चाहिए, किन किन पैरामीटर्स पे आपको ध्यान देना चाहिए, ताकि ये जो मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज होती है ये आपको बाद में ठग ना ले। उसी के साथ साथ दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसको अगर आप 10 साल तक इंप्लीमेंट कर लेंगे तो आप एक अच्छा खासा 20 लाख रुपए तक का एक कॉर्पस बना लेंगे, जिसको यूज करके आपको फ्यूचर में कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा जो रिटायरमेंट का सेविंग होता है उसको अगर खत्म करने की कोई एक्सपीरियंस ताकत रखता है तो वो होती है मेडिकल इमरजेंसी। क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी जब आती है तो आदमी इमोशंस में बह जाता है, आदमी अपने व्यक्ति को बचाने की पूरी कोशिश करता है और वहां पर खर्चे का ध्यान नहीं रखता। और दोस्तों, जब आदमी इस तरह से इमोशन में बहा होता है तो ये पॉसिबिलिटी भी बन जाती है कि एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी में आपका 20 से 30% रिटायरमेंट कॉर्पस एक ही झटके में खत्म हो जाए। और यहां पर दोस्तों, अगर आप बचत करने के बारे में नहीं सीखेंगे, यहां आप इंश्योरेंस को यूज करने के बारे में नहीं सीखेंगे, अगर आप ये नहीं सीखेंगे कि किस तरह से मेडिकल का कॉर्पस जमा सकते हैं, तो दोस्तों फिर आपका रिटायरमेंट का जो कॉर्पस है वो बुरी तरह से खतरे में पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको YouTube पर कोई और यूट्यूबर बनाते हुए नहीं दिखेगा। हर कोई यूट्यूबर जवान लोगों को टारगेट करता है, हर कोई यूट्यूबर ये सोचता है कि मैक्सिमम लोगों को किस तरह से टारगेट किया जाए। लेकिन दोस्तों, वैल्यूएशन में हमारी कोशिश रहती है कि हम सीनियर सिटीजन्स की हेल्प करें, जो कंसेप्ट उनको मार्केट में नहीं पता है वो उनके सामने लाए, कुछ ऐसी सुविधा जो उनका 50% तक का पैसा बचा सके वो उनके सामने लाए, और आज की मॉडर्न टेक्निक को यूज करके हमारे सीनियर सिटीजन्स इस दुनिया में अपनी जिंदगी बहुत बढ़िया तरह से जिए, अपना रिटायरमेंट का जो समय है उसको बहुत बढ़िया तरह से एंजॉय करें। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, और आज तक अगर आपने वैल्यू एडिशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम वैल्यू एडिशन में कोशिश करते हैं कि सीनियर सिटीजन्स की मदद के लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल हेल्प होगी, जो भी बेस्ट पॉसिबल कंटेंट होगा वो लाए, ताकि उनकी जिंदगी में एक छोटा सा वैल्यूएडिशन हो। तो दोस्तों, आज तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जहां पर हम सीखेंगे कि मेडिकल प्लानिंग जब हमको रिटायरमेंट के लिए करनी है तो किस तरह से करनी है, किस तरह से हम पैसा बचाएंगे, और अगर हमको इंश्योरेंस खरीदना है तो किस तरह की बातों को हमको ध्यान रखने की जरूरत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में। अब जब हम मेडिकल प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना चाहिए कि क्या मार्केट में कोई ऐसा तरीका अवेलेबल है जहां पर रिटायरमेंट के बाद का जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम कम किया जा सकता है। मतलब कि सस्ते में हमको मेडिकल इंश्योरेंस मिल सकता है क्या, इस बात को दोस्तों हमको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। अब जिन जिन लोगों के बच्चे हैं वो अगर किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं तो उनके लिए एक सुविधा अवेलेबल है, सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेंगे। जब भी कोई एम्प्लॉय किसी कॉर्पोरेट में काम करता है तो उसको एक हेल्थ इंश्योरेंस दे दिया जाता है, लेकिन इस हेल्थ इंश्योरेंस की खासियत होती है कि ये नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता, एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। मतलब कि एक एज अ ग्रुप उस कंपनी ने अपने सारे एम्प्लॉयज, जो 1000, 2000 या 5000 एम्प्लॉयज होंगे, उन सबके बिहाफ पर इंश्योरेंस कंपनी से निगोशिएट करके इंश्योरेंस प्रीमियम की जो रेट्स है वो कम करके उनको एक फैसिलिटी दी है कि भाई वो सस्ते में एक हेल्थ इंश्योरेंस उनको प्रोवाइड कर सके। अब जो भी कॉर्पोरेट दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस इस तरह का देता है वो वहां पर एम्प्लॉय को, उसके स्पाउस को और उनके बच्चों को बाय डिफॉल्ट कवर करता है। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स पेरेंट्स को भी कवर करते हैं। अगर आप ऑलरेडी ऐसे किसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड है तो इससे बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इस तरह से कवर्ड नहीं है और आपका बच्चा किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता है जहां पर इस तरह का हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, तो आपको अपने बच्चे से बात करनी चाहिए कि भाई तुम अपनी कंपनी में पूछो कि क्या मेरे पेरेंट्स को अपने हेल्थ इंश्योरेंस में मैं ऐड कर सकता हूं।
इससे फायदा ये होगा कि अगर ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है तो मार्केट में जो हेल्थ इंश्योरेंस 60 इयर्स के बाद में आपको 30 से 40 हजार का मिलेगा, वो हो सकता है कि अगर आप अपने बच्चे के प्लान में ऐड हो जाए जो कि ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस है, उसमें सेम 5 लाख का इंश्योरेंस आपको 12 से 13 हजार रुपए में मिल जाए। अब दोस्तों मैं फिर से एक बार यहां पर क्लैरिटी करता हूं कि जब आप 60 इयर्स क्रॉस कर जाते हो और मार्केट में 5 लाख रुपए का कोई हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढते हो तो आपको 30 से 40 हजार रुपए का दोस्तों इंश्योरेंस पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप अपने बच्चे के ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में ऐड हो जाते हो तो वही 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 हजार रुपए में मिल जाएगा। और ये 15 हजार रुपए सालाना आप अपने बच्चे को दे सकते हो सकता है कि मैक्सिमम तौर पर आपके बच्चे ने आपको कवर करके रखा हो या वो जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आपका बच्चा खुद ही कवर कर ले। लेकिन हम एक जिम्मेदार सीनियर सिटीजन है, हम एक जिम्मेदार पेरेंट्स है, तो हम हमारे बच्चे पर बोझ नहीं बनना चाहते। ऐसा अगर आप सोचते हैं तो आपको 15 हजार रुपए अपने बच्चे को दे देनी चाहिए और उस ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ऐड हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर सुविधा नहीं हो सकती। पहली बात तो हमारी यहां पर सेविंग हो गई, जो हमको 30-40 हजार का मिलने वाला था वो हमने 15 हजार में यहां पर इंश्योरेंस पा लिया। दूसरी चीज होती है कि जब क्लेम सेटलमेंट की बारी आती है, कभी आपको मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है और आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो, तो उसका जो क्लेम सेटल करना होता है वो आप इंडिविजुअल लेवल पे भी अच्छे से कर सकते हो, लेकिन वहां पर दिक्कत आ सकती है क्योंकि आपको भागना पड़ेगा। वही अगर किसी कॉर्पोरेट ने प्लान दिया है तो कॉर्पोरेट की जिम्मेदारी हो जाती है कि आपको असिस्ट करे कि इस क्लेम को जल्दी से जल्दी सेटल कर सके। तो जो आपका क्लेम होता है वो सेटल करने में भी इस तरह की कॉर्पोरेट इंश्योरेंस पॉलिसी ज्यादा कारीगर मानी जाती है, ज्यादा अच्छी मानी जाती है। इसलिए दोस्तों अगर कॉर्पोरेट ग्रुप इंश्योरेंस प्लान में आप अपने बच्चे से बात करके ऐड हो सकते हो तो इससे बेहतर चीज आपके लिए नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये था जो पहला तरीका हमने आज डिस्कस किया। चलिए अब आगे बढ़ते दूसरे तरीके ऊपर कि भाई जो हमको दवाइयों का खर्चा लगता है उसको हम किस तरह से कम करें। अब दोस्तों आमतौर पर यह देखा गया है कि सीनियर सिटीजन्स को या तो बीपी की तकलीफ होती है, या तो शुगर की तकलीफ होती है, या तो कुछ और इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कोई लिवर के प्रॉब्लम आ जाएंगे, कुछ किडनी के प्रॉब्लम आ जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए बहुत सारी दवाइयां रेगुलर बेसिस पे उनको खाना पड़ सकता है। अगर सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो वही आपका महीने का 400-500 रुपए का बिल वहां पर कोलेस्ट्रॉल की दवाई बना देती है। तो ऑन एन एवरेज, जैसे कि मेरे पेरेंट्स के खर्चों से मैं समझ सकता हूं कि ऑन एन एवरेज अगर मियां बीवी दो ऐसे सीनियर सिटीजन्स है तो इनका जो मेडिकल दवाइयों का खर्चा होगा वो महीने का तकरीबन 2000 रुपए तक का दोस्तों खर्चा जाता ही जाता है। शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, किडनी, लिवर, प्रोस्टेट, इन सब का अगर आप प्रॉब्लम देखें तो तकरीबन 2000 रुपए तक का जाता है। अब जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो दवाई लिखने के लिए तो डॉक्टर क्या करता है, आपको ब्रांडेड दवाई लिख के देता है। अब दोस्तों ये जो ब्रांडेड दवाइयां होती है ये महंगी होती है मार्केट में। क्यों महंगी होती है? क्योंकि उन कंपनीज ने उन दवाइयों को बनाने के लिए बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है, बहुत सारी मार्केटिंग की हुई है, और इन सब का पैसा ऐड होके, इस मार्केटिंग का, रिसर्च का पैसा ऐड होके वो दवाइयां महंगी हो जाती हैं। लेकिन बहुत बार जो कॉमन सी दवाई है जैसे कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की, ये आपको इंडियन मेड जेनेरिक भी मिल जाएंगे। अब दोस्तों जेनेरिक वर्ड सुन के डर मत जाइएगा। जेनेरिक दवाइयां वो होती है कि जिनका फॉर्मूला मार्केट में अवेलेबल है और बहुत अच्छी अच्छी इंडियन कंपनीज उस फॉर्मूला को यूज कर सस्ते में उसकी दवाइयां बनाती है। अब जेनेरिक दवाइयों को सुन के आपको यह सोचने की भी जरूरत नहीं है कि क्योंकि ये दवाइयां सस्ती होती है तो ये दवाइयां इफेक्टिव नहीं होंगी, ऐसी बात नहीं होती, क्योंकि ये दवाइयां भी सेम स्टैंडर्ड्स और सेम स्टेट टेस्ट से पास होती है। इनको भी सेम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस और अप्रूवल के थ्रू जाना होता है, तभी दोस्तों ये दवाइयां भी मार्केट में पास होती है। और जब मैं जेनेरिक की बात कर रहा हूं तो जेनेरिक में पता है आपको किस तरह की कंपनियां इन्वॉल्व होती है? एबॉट टाइप की कंपनियां, सिप्ला टाइप की कंपनियां, मैनकाइंड टाइप की कंपनियां, और ये सारी बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज है। डॉक्टर रेड्डीज का अगर मैं नाम लेना चाहूंगा यहां पर, क्योंकि ये सारी कंपनियां बहुत बड़े बड़े ब्रांड है और इनकी बहुत अच्छी क्वालिटी टेस्टिंग होती है, और ये आपको सेम ब्रांडेड मेडिसिन जेनेरिक में अवेलेबल करके दे सकती है। अब जेनेरिक में दवाई लेने से फायदा क्या है दोस्तों? आपको जेनेरिक मेडिसिन तकरीबन 40 से 50% डिस्काउंट पर मिल जाएगी। मतलब कि अगर आप समझ लीजिए कोई पर्टिकुलर शुगर की गोली ले रहे हैं जिसमें मेटफॉर्मिन नाम का एक केमिकल होगा, वो अगर आप कोई ब्रांडेड मेडिसिन ले लेंगे, मैं जानबूझ के यहाँ पर नाम नहीं ले रहा हूं वरना फिर वो लोग मेरे पे केस डालना शुरू कर देते हैं, पर आपकी जो भी ब्रांडेड दवाई आपको दी जा रही होगी मेटफॉर्मिन की, तो दोस्तों
वो अगर आप मार्केट में फॉर एग्जांपल 50 रुपए की स्ट्रिप खरीद रहे हैं, वही अगर आप जेनेरिक में जाएंगे तो आपको सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज या किसी और इंडियन जेनेरिक ब्रांड की दोस्तों वही दवाई आपको 25 से 30 रुपए में मिल सकती है। इतना डिफरेंस आपको आ जाता है। वहीं पर अगर आप बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल इन सबको अगर ऐड कर ले तो इन सब के जेनेरिक मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल होते हैं और आपको तकरीबन 50% डिस्काउंट पर ये मिल जाएंगे। अब आपके शहर में आपको बस ये करना है कि आपके लोकेलिटी में आसपास कोई जेनेरिक शॉप है उसको ढूंढना है। और मैं आपको बता दूं, बड़े शहरों में तो आजकल जेनेरिक शॉप ढूंढना बहुत आसान हो चुका है। हर जगह आपको बोर्ड लगे रहेंगे 50% to 80% डिस्काउंट के, आप वहां पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपोलो, मेडप्लस टाइप की जो फार्मेसीज होती है यहां पर जाइए। यहां पर इनके खुद के जेनेरिक ब्रांड्स होते हैं, मेडप्लस के, अपोलो के खुद के जेनेरिक ब्रांड्स होते हैं। आप उनको इंसिस्ट कीजिए कि भाई ये जो दवाई का नाम मुझको डॉक्टर ने लिख के दिया है ये मुझे दिखाओ, वो आपको दिखाएगा। अब आप उनको पूछो कि इसका सस्ता वाला जेनेरिक अवेलेबल है क्या, वो आपको डेफिनेटली वहां पर दिखाएगा जरूर। और आप खुद प्राइस मैच करके देख लीजिएगा, तकरीबन 40 से 50% का डिफरेंस आपको आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप दवाइयों का खर्चा कम करना चाहते हैं तो शिफ्ट टू जेनेरिक मेडिसिन। आई कैन गारंटी यू ऑल दिस जेनेरिक मेडिसिन आर वेल टेस्टेड। ये टेस्ट करके पूरे रेगुलेशंस को पास करके आपके साथ आते हैं और इसकी एफिकेसी में शायद ही कोई डिफरेंस आता है। आपको बिल्कुल सही तरह से हेल्थ बेनिफिट जो आपको मिलने चाहिए वो आपको मिल सकते हैं। और इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारा गवर्नमेंट प्रोग्राम चल रहा है कि जेनेरिक मेडिसिन को प्रोपोगेट किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए। और दोस्तों, आज के इस वीडियो से मैं भी ये कोशिश कर रहा हूं कि आप जेनेरिक मेडिसिन खाइए तो आपके बिल 50% हो जाएंगे। जो मियां बीवी का बिल आपका 2000 रुपए का महीना हो सकता है वो तकरीबन 900 से 1000 रुपए पर आ जाएगा। आप 1000 रुपए महीना वहां पर बचा सकते हैं। तो दोस्तों, इफेक्टिवली शिफ्ट टू जेनेरिक मेडिसिन। आपके लोकेलिटी में जेनेरिक मेडिसिन की दुकान ढूंढिए, नहीं मिलती है जो बड़ी बड़ी फार्मेसीज है अपोलो, मेडप्लस टाइप की, वहां पर चाहिए और इंसिस्ट कीजिए कि मुझे जेनेरिक ऑल्टरनेटिव्स दे। वो जेनेरिक ऑल्टरनेटिव्स आपको वहां पर मिलेंगे जरूर। अब जो तीसरी चीज हमको डिस्कस करना जरूरी है वो होता है कि जो हमारे टेस्टिंग्स होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, सीटी स्कैन्स होते हैं, इनका खर्चा किस तरह से कम किया जाए। क्योंकि अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास आज जाएंगे तो वो सिर्फ हाथ की नस देख के आपको नहीं बताता पुराने जमाने की तरह। वो सबसे पहले आपको बोलेगा कि भाई ये 4-5 टेस्ट करके आओ, ये टेस्ट का रिजल्ट कंफर्म होने के बाद ही मैं आपको स्पेसिफिक दवाई दे पाऊंगा। और अगर आप वो टेस्ट करने के लिए जाएंगे तो एक टाइम पे आपके 1000 से 2000 रुपए तो ऐसे निकल जाएंगे। क्योंकि जो कॉमन टेस्ट होती है जैसे कि सीबीबी बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड पिक्चर, यही आपको 200 से 250 रुपए का पड़ जाता है। अगर आप साधारण लिवर फंक्शन टेस्ट करने जाएंगे तो वो आपको 1200-1300 रुपए का पड़ जाएगा। अगर आप प्रोस्टेट की तकलीफ से डील कर रहे हैं या ओवरियन प्रॉब्लम है या कुछ गट का इश्यू है, स्टमक का इश्यू है, पेट के अंदर कुछ आपको दिक्कत आ रही है, उसके लिए अगर आप अल्ट्रासाउंड कराने जाएंगे तो 1500 से 1600 रुपए आपसे ले लिए जाएंगे। और दोस्तों, ये बहुत बड़े एक्सपेंडिचर होते हैं क्योंकि आपको दवाई पता है कितने की दी जाएगी इन सबको ठीक करने के लिए, सिर्फ 200 से 300 रुपए की। लेकिन ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपको ये तकलीफ हुई है, उसके लिए जो आपको टेस्ट करने पड़ेंगे उसके लिए आपके 3 से 4000 रुपए निकल सकते हैं। तो इन लैब टेस्टिंग को कम करने का तरीका हमको ढूंढना पड़ेगा। उसके बिना दोस्तों हम यहां पर खर्चा बचा नहीं पाएंगे। अब उसके लिए आज के जमाने में एक बहुत अच्छा तरीका यहां पर अवेलेबल है। जैसे कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि अपोलो, मेडप्लस, इस तरह की जो कंटिन्यूअस चेन में चलने वाली जो फार्मेसीज है, इनमें जेनेरिक मेडिसिन आपको सस्ते में मिल जाती है। उसी तरह से दोस्तों, इन सब कंपनीज के आजकल डायग्नोस्टिक्स लैब भी खुल चुके हैं। और मैं आपको अभी डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैं इनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपके फायदे के लिए चीज बता रहा हूं क्योंकि मैं बहुत लोगों की इस तरह से हेल्प करता हूं तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। मैं फिर से एक बार डिस्क्लेमर देता हूं, मैं अपोलो, मेडप्लस, इनका किसी का भी यहां पर प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई जो चेन टाइप ऑफ थिंग्स है, मतलब कि जो चेन स्टोर्स है या चेन डायग्नोस्टिक लैब्स है जिनके मल्टीपल सिटीज में मल्टीपल सेंटर्स है, इनकी कुछ स्कीम चलती है। जैसे हैदराबाद में हमारे यहाँ पर एक विजया डायग्नोस्टिक है, हमारे यहाँ पर मेडप्लस है, यहाँ पर अपोलो है। तो इन सबकी खुद की डायग्नोस्टिक लैब्स भी है, ये आपके घर से भी सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो यहां पर अगर आप जाएंगे और पूछेंगे कि क्या आपके पास कोई ऐसी फैसिलिटी है कि अगर मैं आपकी मेंबरशिप ले लूं तो क्या मुझे टेस्ट पर डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा,
तो वो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी स्कीम बताएंगे, क्योंकि मेडप्लस और अपोलो में चलती है, ये तो मैं पर्सनली जानता हूं। आप जाएंगे वहां पर 300-400 रुपए भरेंगे, एक सालाना आप मेंबरशिप वहां से ले लेंगे। जब आप सालाना मेंबरशिप इनसे ले लेंगे तो वो आपको हर टेस्ट पे तकरीबन 30 से 40% का डिस्काउंट देता। मतलब कि समझ लीजिए आपको कोई अल्ट्रासाउंड कराना था जिसकी कीमत थी 1500 रुपए, वही अगर आप मेडप्लस की या अपोलो की या विजय डायग्नोस्टिक की, जो हैदराबाद की मैं बात कर रहा हूं, यहां अगर उनकी मेंबरशिप लेकर आप जाएंगे तो आपको सेम टेस्ट दोस्तों 1000 रुपए में हो सकता है। तकरीबन 500 से 600 रुपए का आपका यहां पर फायदा हो सकता है। और ऐसी फैसिलिटी आजकल सारे टियर ए शहर में आपको मिल जाएंगे। जो भी ए क्लास सिटीज है वहां पर आपको फैसिलिटीज मिल जाएंगी। आप अपने शहर में देखिए कि ऐसी कौन सी डायग्नोस्टिक लैब है जिसकी हर एरिया में ब्रांचेस खुले हुए हैं। अगर किसी भी डायग्नोस्टिक लैब का 10 से 15 अगर ब्रांचेस आपके सिटीज में है तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं वहां पर कोई ना कोई इस तरह का स्कीम चल रहा होगा। मैं पैकेजेस की बात नहीं कर रहा हूं। जो पैकेजेस आते हैं ना कि पूरी टेस्टिंग का एक पैकेज 5000 का आता है, अगर आप हमसे ले लेंगे तो हम आपको 3000 में दे देंगे, ये होता है दोस्तों पैकेज। लेकिन एक मेंबरशिप होती है कि आपको जो टेस्ट रिक्वायर्ड है उस टेस्ट के ऊपर ही अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप एक अगर मेंबरशिप फीस सालाना 200-300 रुपए की आती है वो अगर आप दे देंगे तो हर टेस्टिंग पे दोस्तों आपको 400 से 500 रुपए, मतलब कि 40 to 50% का दोस्तों आपको यहां पर डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये ऑप्शन भी हमको एक्सप्लोर करना चाहिए। मतलब कि हम जेनेरिक मेडिसिन यूज करके 50% तक हमारा बिल कम कर सकते हैं। हम इन ये जो चेन डायग्नोस्टिक्स होती है इनका अगर हम मेंबरशिप ले ले तो हम यहाँ पे 50 to 40% का दोस्तों सेविंग्स कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा। अगर आप 3-4 साल की बात करेंगे तो जेनेरिक मेडिसिन यूज करके और ये डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज डिस्काउंटेड वाली यूज करके आप तकरीबन 50,000 रुपए तक का दोस्तों 3 से 4 साल में पैसा बचा सकते हैं और ये बहुत बड़ी सेविंग हो सकती है। अब आइए बढ़ते एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि अगर आपको रिटायरमेंट के बाद में मेडिकल इंश्योरेंस ले लेना पड़े तो मेडिकल इंश्योरेंस लेते वक्त आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है जिससे ये इंश्योरेंस कंपनीज आपको एंड में ठगे ना, आपका क्लेम रिजेक्ट ना करे। अब जब मेडिकल इंश्योरेंस हम ले रहे हैं तो हमको एक सिनेरियो समझने की जरूरत है। ऐसा हो सकता है कि आपकी 5 लाख रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपका बिल भी हॉस्पिटल का 5 लाख रुपए है और आप सोच रहे थे कि ये पूरा 5 लाख रुपए सेटल हो जाएगा, लेकिन जब आप क्लेम करने के लिए जाए तो आपका सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए सेटल हो जाए, क्योंकि आपने कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस उस पॉलिसी में नहीं पढ़ी थी जो आपको पढ़नी चाहिए थी। और क्योंकि कैपिंग और सब लिमिट नाम की चीजें वहां पर लगती है, उसकी वजह से आपका क्लेम सिर्फ और सिर्फ 40% या 50% ही सेटल किया गया। अब ये जो ठगी इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से हो जाती है वो इंटेंशनल नहीं होती, उन्होंने पेपर में लिखा था लेकिन हमको पता नहीं था और इसलिए हम ठग गए। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज की ठगी नहीं है, ये तो हमारा ठग जाना है। तो जब भी आप मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज से आप इंश्योरेंसेस लेंगे तो कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, उसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। 5 मिनट में फास्ट तरीके से बताऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मिस कर जाते हो तो पैसा भरने के बाद भी आपके किसी भी काम में पॉलिसी नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो रखनी है कि भाई किसी भी बीमारी के लिए कोई सब लिमिट नहीं होनी चाहिए। अब बहुत बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल लिवर की अगर आपको बीमारी है तो इंश्योरेंस पॉलिसी कहती है कि हम सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए तक की आपको लिवर की बीमारी का क्लेम देंगे। अब आपके लिवर को कुछ हो गया, आप एडमिट हो गए और आपका 4 लाख का बिल बन गया, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको सब लिमिट के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए ही देगी। उसी तरह से अगर हार्ट की सर्जरी है तो इंश्योरेंस कंपनी ने लिख दिया कि हम 1.25 लाख रुपए देंगे, 1.25 लाख रुपीज कैन बी पेड फॉर हार्ट सर्जरी, और आपका बिल आ गया हार्ट सर्जरी का 4 लाख रुपए। तो आप सोच रहे कि 5 लाख की पॉलिसी है, 4 लाख का बिल है, मेरा सेटल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि पॉलिसी में एक सब लिमिट क्लॉज था, आपको सिर्फ और सिर्फ 1.25 लाख रुपीज ही यहां पर सेटल किए जाएंगे, क्योंकि उतनी ही सब लिमिट उस हार्ट के लिए वहां पर इंश्योरेंस कंपनी ने देकर रखी थी। तो जब भी आपको इंश्योरेंस ले तो उसमें ये इंश्योर करें कि या तो सब लिमिट बड़ी हो या तो सब लिमिट ना हो, तभी आप दोस्तों उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को ले। वरना क्या होता है, एंड में आपकी अपेक्षाओं पर पानी फिर जाएगा। आपको लगेगा पूरा खर्चा कवर होने वाला है, लेकिन सब लिमिट पे आके रुक जाएगा और आपको 50 या 40% ही वहां पर पैसा मिलेगा। उसी तरह से दोस्तों जो रूम रेंट का जो सिस्टम होता है कि रूम रेंट आपको कितना मिलेगा,
वो भी आपको यहाँ पर सोचना होगा। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आप जिस तरह के रूम में रहते हैं उसके हिसाब से खर्चा डिटरमाइन होता है। तो ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज है जो बोलती है कि भाई आप चाहे तो किसी भी तरह के रूम में रह सकते हैं, हम आपको उसका पैसा पूरा देंगे, हम वहां पर पैसे की कैपिंग नहीं लगाएंगे। समझ लीजिए आपको सिंगल प्राइवेट रूम हॉस्पिटल में मिला और उसका खर्चा 10,000 रुपए, तो हम पूरा 10,000 रुपए देंगे। उस हॉस्पिटल में अगर 15,000 रुपए तो हम पूरा 15,000 रुपए देंगे, हम आपके पैसे वहां पर कट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है कि इस रूम रेंट के कंसेप्ट के ऊपर कैपिंग लग जाती है। मतलब कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिर्फ 5,000 तक की ही रूम में रह सकते हो, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7,000 तक की रूम में ही रह सकते हो। इस तरह के वर्डिंग्स आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में दिए होंगे। अब इससे क्या होता है, समझ लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में गए, उस हॉस्पिटल में जो सिंगल प्राइवेट रूम अवेलेबल है वो है 10,000 रुपए की, और आपका जो कैपिंग है वो है 5,000 रुपए का। मतलब कि अगर आप इस हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो आपका रूम का खर्चा हर दिन का 10,000 रुपए होगा, लेकिन आपकी इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपका मैक्सिमम 5,000 रुपए देंगे। अब आप बोलेंगे उसमें क्या है भाई, मुझे अगर इसी हॉस्पिटल में अच्छी ट्रीटमेंट करानी है तो मैं ऊपर से 5,000 रुपए भर दूंगा। तो दोस्तों बात सिर्फ उस 5,000 रुपए की नहीं है, जितने भी खर्चे होते हैं, जो टेस्टिंग की जाती है, जो मेडिसिन आपको दी जाती है, जो डॉक्टर का खर्चा लगता है, जो सर्जरीज होती है, ये सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं लिंक्ड होते हैं रूम रेंट कैपिंग से। अब यहां पर आपका नुकसान कैसे होगा मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं। बहुत ट्रिकी सिचुएशन है पर आपको समझना बहुत जरूरी है, वरना आप बहुत बुरी तरह से ठग सकते हैं। अब समझ लीजिए आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में चले गए जहां पर 10,000 रुपए की रूम थी और आपके इंश्योरेंस में कैपिंग थी 5,000 रुपए की। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 50% ऑफ द रूम रेंट के लिए आप एलिजिबल हैं। 10,000 की रूम थी, आपको 5,000 रुपए मिलेंगे, 50% के लिए आप एलिजिबल हैं। अब दोस्तों आप अगर इस तरह के हॉस्पिटल में इलाज करा लेते हो तो आपका जो टोटल बिल होगा वो समझ लीजिए अगर आता है 4 लाख रुपए का। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई रूम में अगर मैं 5 दिन तक रूम में रहा तो 5,000 रुपए में एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं, तो 5 दिन का 25,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा लगेगा। नहीं, आपका जो 4 लाख रुपए का बिल उस हॉस्पिटल में बनेगा उसके ऊपर भी 50% की कैपिंग लग जाएगी। रूम रेंट कैपिंग आपके टोटल मेडिकल बिल के ऊपर कैपिंग डाल देती है, और अगर आपका रूम रेंट 50% है उस हॉस्पिटल के रूम रेंट से, तो टोटल जो खर्चे आपके हॉस्पिटल में होंगे उसके ऊपर भी 50% का कैपिंग लग जाएगा। मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपका 2 लाख रुपए सेटल करेंगी, 4 लाख रुपए सेटल नहीं करेंगी। ये चीजें बहुत लोगों को पता नहीं होती। जब आप इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो एक इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि हम अनलिमिटेड रूम रेंट दे रहे हैं आपको, वो बोलता है मैं 40,000 का दूंगा। दूसरा इंश्योरेंस कंपनी बोलता है मैं आपको 20,000 में दे दूंगा, लेकिन मेरी रूम रेंट की कैपिंग सिर्फ 3,000 रुपए की है। आप ये देखते नहीं और 20,000 वाला खरीद लेते हो। फिर जब एडमिशन होता है बिल आता है 5 लाख रुपए का और आपको पैसे मिलते सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए, क्योंकि आपका पूरा इंश्योरेंस क्लेम सेटल नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पर रूम रेंट कैपिंग था। तो सब लिमिट्स आपके इंश्योरेंस में नहीं होनी चाहिए, रूम रेंट कैपिंग आपके इंश्योरेंस में नहीं होनी चाहिए। अगर मोटा मोटा तौर पर ये 2 चीज अगर आप अवॉइड करेंगे तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस बेहतर हो सकता है, आपको बेहतर सुविधा हेल्थ इंश्योरेंस से मिल सकती है। वैसे तो हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारी चीजें होती है डिस्कस करने के लिए, लेकिन ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होती है, सब लिमिट और रूम रेंट का। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ ये 2 कंसेप्ट मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि और क्या क्या ट्रैप्स हो सकते हैं और क्या क्या चीज मुझे देखनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक अलग से हेल्थ इंश्योरेंस की गाइड बनाई हुई है। उसका वीडियो दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा, या तो इस वीडियो के एंड में भी दोस्तों उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको देखिएगा। आधे 1 घंटे का वीडियो है, लेकिन एकदम डिटेल में कवर किया। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत हेल्थ इंश्योरेंस में ठग नहीं सकती उसके बाद से। तो उसको अगर आप देखना चाहिए तो देखिएगा, वरना कम से कम रूम रेंट कैपिंग और सब लिमिट का ध्यान आपको रखने की जरूरत है, तभी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदेगा। अब इससे पहले कि हेल्थ इंश्योरेंस के टॉपिक में क्लोज करूं, आपको एक छोटी सी हिंट और देता हूं। मेडिकल इंश्योरेंसेस में एक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नाम की एक चीज होती है और एक स्लो ग्रोइंग डिजीज नाम की चीज होती है। तो अगर आपको ऑलरेडी बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल है तो ये सब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज करके माने जाते हैं, और अगर आपको हर्निया या प्रोस्टेट डेवलप हो रहा है तो इनको स्लो मूविंग डिजीज के बारे में माना जाता है। ऐसी बहुत सारी बीमारी होती है, मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूं। अब जनरली क्या होता है, इनका ना एक वेटिंग पीरियड होता है। अगर आप इंश्योरेंस आज लेते हो तो अगले 2 से 3 साल तक आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को कवर नहीं कर सकते हो।
अगले 2 साल तक आप स्लो ग्रोइंग डिजीज को कवर नहीं कर सकते, इनमें से कुछ भी होगा तो कवर नहीं होगा, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई दूसरी बीमारी होगी तो भी वो कवर नहीं होगी। तो ये जो वेटिंग पीरियड होता है इसको बाईपास करना बहुत जरूरी होता है। तो जनरली मैं सीनियर सिटीजन्स को बोलता हूं कि अगर आप 60 पे रिटायर होने वाले हो तो आप 55 या 56 की उम्र से ही आप एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। अब वो सस्ता वाला ले लो, कुछ भी ले लो, आप यू जस्ट क्रिएट हेल्थ इंश्योरेंस हिस्ट्री। आप मिनिमम रेंट या मिनिमम प्रीमियम पड़ने वाला कोई भी इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि तब तक तो आप नौकरी पे हो, नौकरी पे जब तक तब तक आपको मेडिकल की उतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी कंपनी कवर करेगी, आपके पास पैसा होगा, आप कुछ कुछ मैनेज कर सकते हो। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब आपकी सैलरी बंद हो जाएगी तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस लगेगा। तो उसके लिए आप 55-56 से आप प्लानिंग स्टार्ट कर दो, ताकि जब आप 60 में रिटायर हो तो तब तक आपके 4 से 5 साल ऑलरेडी पॉलिसी में हो चुके होंगे। और मेडिकल इंश्योरेंस के लिए जो एक नियम है इंश्योरेंस अथॉरिटी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो ये है कि 5 साल हो जाने के बाद कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती, किसी भी स्लो ग्रोइंग डिजीज के लिए आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो ये इतना बड़ा बेनिफिट है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो जब आप 55-56 के तब से आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेना शुरू कर दीजिए, और अगले जब तक आप रिटायर हो जाएंगे 60 साल तक, तब तक आपके 4 से 5 साल कवर हो जाएंगे, और 61 की एज से आपके सारे बीमारियां चाहे कोई भी हो वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होंगे। ये फैक्ट अगर आप इस तरह से प्लान करेंगे तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस में शायद ही कोई दिक्कत आएगी बाद में। तो दोस्तों, अगर आप 55-56 के हैं तो आज ही हेल्थ इंश्योरेंस से खरीद लीजिए। भले ही आपकी कंपनी आपको कवर करती हो, आप रिटायरमेंट के बाद उस इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होंगे, तो आपको एक अलग से नया इंश्योरेंस लेने की जरूरत है। वो आप डेफिनेटली लेकर रखिए, सस्ता लीजिए, 10-12 हजार 20 हजार का जो भी मिलता है, लेकिन हिस्ट्री क्रिएट करके रखिए। बाद में आप चाहे तो किसी भी अच्छे प्लान में आप पोर्ट कर सकते हैं, आप किसी और कंपनी में पोर्ट कर सकते हैं। पोर्ट करने के बाद भी आपका जो 5 साल का एक्यूमुलेटेड वेटिंग पीरियड है वो पूरी तरह से कवर्ड रहेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, इसलिए मैं चाहता था कि आपके साथ डिस्कस करूं, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग का एक बहुत अहम हिस्सा माना जाता है। अब चलिए हमारे आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन करते हैं कि अगर हम सही तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग करें, अगर हम 10 साल तक 50-50 हजार रुपए अगर सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस के नाम पे अगर हम साइड के निकाल के रख दे, तो उसके बाद जिंदगी में हमको किसी और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, अगर आप 60 साल के हो चुके हैं और आपके पास अगर 5-6 लाख का सिर्फ मेडिकल कॉर्पस जो आपने अलग से प्लान करके बना के रखा था, तो आपको कोई भी बेसिक इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं है। और अगर यही पैसा आपका स्लोली बढ़ते जाए तो आपको यही पैसा मेडिकल इंश्योरेंस का काम कर सकता है। उसके ऊपर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। अब समझिए आप 55 उम्र के हैं, आप रिटायर होने वाले हैं, आपको 5 साल अभी रिटायरमेंट के लिए बाकी है। तो आपको क्या करना है, आपको साल का 50,000 रुपए ये आपको अलग निकाल के रखना है, जो आपको इन्वेस्ट करना सही तरह से, ताकि जब आप रिटायर हो जाए तो आपके पास एक सफिशिएंट रिटायरमेंट मेडिकल कॉर्पस हो। अब आप बोलेंगे भाई मैं रिटायरमेंट का पैसा भी जमाऊं, मैं मेडिकल के लिए अलग से पैसा जमाऊं, तो ये इतना सारा पैसा मैं कैसे जमाऊंगा? आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपको ही नुकसान होगा। मैं तो सिर्फ आपको प्लान बता सकता हूं, वो आपके लिए कितना फिजिबल है नहीं है ये आपको डिसाइड करना है। बट एक बहुत अच्छा प्लान मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। समझ लीजिए आप 55 ईयर्स के हैं, तो आपको क्या करना है, आपको हर साल 50,000 रुपए अलग निकाल के रखना। अब ये जो 50,000 रुपए आप रखेंगे, इसको 25-25 के 2 हिस्सों में रखना। अब जो 25,000 होंगे उसको हम रखेंगे एक लिक्विड फंड में। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की बहुत सारी कैटेगरी होती है, उसमें होती है लिक्विड फंड। ये बहुत सेफ फंड माने जाते हैं और ये आप 7 दिन बाद कभी भी पैसा निकाल सकते हो। मतलब कि आज अगर 1 तारीख है मैंने इसमें पैसा डाला, मुझे सिर्फ 7 दिन का लॉक इन होता है। मैं 8 तारीख के बाद जब चाहो तब पैसा निकाल सकता हूं, दूसरे दिन मेरे अकाउंट में पैसा गिर जाएगा। ये इतना लिक्विड होता है, इतना इजीली आप निकाल सकते हो इसको। तो दोस्तों मार्केट में बहुत सारे लिक्विड फंड है, बंधन के लिक्विड फंड है, ब्लैक रॉक के लिक्विड फंड्स है, HDFC के लिक्विड फंड है। आप किसी भी एक फंड को ले लीजिए, उसमें आप 25,000 रुपए आपका सालाना, महीने का नहीं बोल रहा मैं, सालाना आप उसमें डाल के रख दीजिए। तो दोस्तों लिक्विड फंड जो है ये आपको तकरीबन 8 से 9% का रिटर्न मार्केट में देते हैं।
इन जनरल अगर आप बंधन का लिक्विड फंड लेंगे, ब्लैक रॉक का लेंगे, अगर आप एचडीएफसी का लेंगे, तो दोस्तों यहां पर जनरली आपको 8 से 9% का रिटर्न सालाना आ जाएगा। उसी तरह से जो बचे हुए 25,000 रुपए थे, हमने 50 का प्लान किया था, 25 हमने डाला लिक्विड फंड में, जो बचे हुए 25,000 रुपए है दोस्तों, वो हमको कहां डालना है? वो हमको डालना है एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में। आप निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, एचडीएफसी का लार्ज कैप ले सकते हैं, मिरे एसेट का ले सकते हैं, आप क्वांट कंपनी का भी लार्ज कैप ले सकते हैं, आपकी मर्जी से आप कोई भी लार्ज कैप ले लीजिए। लार्ज कैप फंड 5 साल की ड्यूरेशन में आपको तकरीबन 12 से 13% का रिटर्न तो डेफिनेटली देगा। अब आपने क्या किया, 55 इयर्स की एज में 50,000 रुपए सालाना साइड में निकाले, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 25,000 में और 25,000 में। ये जो पहला 25,000 था, ये आपने डाला एक लिक्विड फंड में, जहां पर आपको 8 से 9% का रिटर्न मिल रहा है और ये आप पैसा कभी भी इमरजेंसी में निकाल सकते हो। दूसरा 25,000 रुपए दोस्तों आपने डाला एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में। आप चाहे तो स्मॉल कैप, मिड कैप किसी में भी डाल सकते हैं, पर रिटायरमेंट का फंड में जनरली लार्ज कैप में सेफ रहता है, इसलिए मैं वहां पर एडवाइस करता हूं आप लार्ज कैप में 25,000 रुपए डालेंगे। अब दोस्तों आपने ये ऐसा हर साल डालना शुरू किया, हर साल आपने 50,000 रुपए लिया और डाला और 25-25 में डिवाइड किया। अब समझ लीजिए आपके 10 साल हो गए, आप जब तक सर्विस में थे 55 to 60 आपने डाला, रिटायरमेंट के बाद भी दोस्तों आपको 5 साल और डालना है 50,000 रुपए। तो आप टोटल पैसा पता है कितना डालेंगे? आप डालेंगे 5 लाख रुपए, ठीक है। उसमें से 2.5 लाख रुपए हमारा होगा लिक्विड फंड में, 2.5 लाख रुपए होगा एक किसी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में। मैं एडवाइस करता हूं लार्ज कैप में। तो 10 साल में आपने जो पैसा डाला वो कितना डाला? 5 लाख रुपए। और जब आप 10 साल बाद देखेंगे तो ये पैसा पता है कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 8,82,000 के आसपास, क्योंकि जो 2.5 लाख रुपीज आपने 8% के रेट से लिक्विड फंड में डाला था, वो बन जाएगा तकरीबन 3.91 लाख रुपीज। जो दूसरा आपने 2.5 लाख रुपीज था, वो आपने लार्ज कैप में 12% के रेट से डाल दिया था, वो बन जाएगा तकरीबन 4.91 लाख रुपीज। तो ओवरऑल जो आपने 5 लाख रुपए ओवर 10 इयर्स पीरियड आपने डाले थे, वो बन जाएगा 8.82 लाख रुपीज। मतलब कि जब तक आप 65 के होंगे तब तक दोस्तों आपके पास में एक 8.82 लाख रुपीज का एक कॉर्पस जमा हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी मेडिकल इमरजेंसी आती है, आप इनको इमीडिएटली ब्रेक कर सकते हैं। लिक्विड फंड दूसरे दिन आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। आप लार्ज कैप फंड को तोड़ेंगे तो तुरंत ही 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। आप इससे अपना मेडिकल इमरजेंसी पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब 65 इयर्स के बाद में आपको किसी भी तरह का मेडिकल इंश्योरेंस अलग से लेने की जरूरत नहीं है। और मैं बार बार 65 पे फोकस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 65 के बाद ये देखा गया है कि जो जंप आता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में, वो बहुत ही ड्रास्टिक होता है, बहुत हाई होता है। मतलब कि 64 तक अगर आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी 40,000 की मिल रही है, तो जैसे आप 65 क्रॉस करेंगे वो पॉलिसी आपको 60,000 से 70,000 रुपए की मिलेगी। इतना ड्रास्टिक जंप दोस्तों मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम में आ जाता है, इसलिए खुद का कॉर्पस रेडी करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब दोस्तों 10 साल के बाद में आपको कुछ भी एडिशनली इस फंड में पैसा नहीं डालना है। समझ लीजिए आप 65 के हो गए और आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी नहीं है और आपका 8.82 लाख रुपीस वैसा ही पड़ा रहेगा। अगर आपको जरूरत भी पड़ी तो आपने उसमें से पैसा निकाल लिया और जो पैसा था वो इन्वेस्टेड रहने दिया। लेकिन अगर आपको 65 साल तक कोई जरूरत नहीं पड़ी और खुदा ना खास्ता आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रही और वो 70 साल तक भी आपको इस फंड की जरूरत नहीं पड़ी, तो पता है फंड आपका कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा तकरीबन 14.25 लाख रुपीस के आसपास का। मतलब कि 70 साल की एज में भी आपको या आपके स्पाउस को अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो आपके पास में तकरीबन 14.25 लाख रुपीस दोस्तों बचेंगे, जिसको यूज करके आप अपना मेडिकल जो क्लेम है, मेडिकल जो एक्सपेंसेस है, उसको बहुत सही तरह से मैनेज कर सकता है। वही अगर दोस्तों 75 इयर्स तक आपको कुछ भी नहीं हुआ तो यही पैसा हो जाएगा 23 लाख, क्योंकि हमने कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डाल के रखा है जो 8% और 12% के रेट से पैसा बढ़ते जा रहा है। प्योरली लिक्विड है, ऑलमोस्ट रिस्क फ्री है और ये पैसा बढ़ते जा रहा है। तो वही अगर आपने 55 से प्लानिंग स्टार्ट की, अगर आपने 65 तक 50,000 रुपए एवरी मंथ आपने ऐड किए, तो आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपने किया होगा वो होगा
5 लाख रुपए का ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, लेकिन जिसकी वैल्यू बन जाएगी 8.82 लाख रुपीस। वही अगर आपको 70 ईयर्स तक यूज नहीं करना पड़ा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 14.25 लाख रुपीस, और वही अगर 75 तक आपको जरूरत ना पड़े तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 23 लाख रुपीस। मैं तो चाहूंगा कि आप अपनी लाइफस्टाइल बढ़िया मेंटेन करें, आपको हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत ही ना पड़े, आपको हेल्थ इमरजेंसी की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाती है तो भी आप इस तरह से कॉर्पस बना सकते हैं और बिना किसी इंश्योरेंस कंपनी को 70,000 60,000 का प्रीमियम दिए ही दोस्तों आपके पास एक अच्छा खासा हैंडसम मेडिकल का कॉर्पस होगा। और क्योंकि आपके पास खुद का एक मेडिकल का कॉर्पस होगा, आप अपने बच्चों के ऊपर बोझ भी नहीं बनेंगे। तो दोस्तों इस टेक्निक को आप यूज करके बहुत बेहतरीन तरह से अपना एक खुद का रिटायरमेंट का इंश्योरेंस का फंड बना सकते हैं, जिसका आपको किसी को भी प्रीमियम नहीं देना है। आप वो जो 50,000 रुपए का प्रीमियम है खुद को देना है 10 साल तक, और आप एक बार 10 साल तक दे दे तो जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक वो फंड अवेलेबल रहेगा, और ये फंड हर साल बढ़ते ही रहेगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा और आगे बढ़ते ही जाएगा। हो सकता है अगर आपको कुछ भी ना हो तो ये फंड आप अपने बच्चों के लिए भी छोड़ के जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की, जिसको मैं समराइज करूंगा। पहली तो हमने डिस्कस की कि अगर आपके बच्चे किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं और वहां पर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, आप अपने बच्चे से बात कीजिए और खुद को उस इंश्योरेंस पॉलिसी का पार्ट बना लीजिए। आपको 10 से 12 हजार में 5 से 6 लाख का बढ़िया इंश्योरेंस मिल जाएगा। दूसरा हमने देखा कि जो आपका मेडिसिन का खर्चा है उसको आप जेनेरिक मेडिसिन यूज करके 50% तक कम कर सकते हैं। उसके लिए या तो आप अपनी लोकेलिटी में जेनेरिक शॉप ढूंढ लीजिए, या तो जो बड़ी बड़ी चेन्स होती है अपोलो होम फार्मेसी या मेडप्लस फार्मेसी, यहां पर जाके आप उनके जेनेरिक्स भी यूज कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों हमने देखा कि जो डायग्नोस्टिक का जो खर्चा आता है, जो लैब टेस्टिंग का जो खर्चा आता है, ब्लड टेस्टिंग, सीटी स्कैन का, इसको हम कम कर सकते हैं अगर हम मेंबरशिप ले लें ऐसे चेन्स की, जैसे कि विजय डायग्नोस्टिक हैदराबाद में चलता है, मेडप्लस है, अपोलो है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे आजू बाजू में। वहां अगर आप मेंबरशिप ले ले तो वो भी आपको हर टेस्टिंग पे 30 to 40% का डिस्काउंट देते हैं। यहां से आप अपना टेस्टिंग का बिल कम कर सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद हमने देखा कि मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप ले रहे हैं तो रूम रेंट कैपिंग नहीं होनी चाहिए, सब लिमिट नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर ध्यान दें। और अगर हो सके तो 55-56 ईयर्स से ही इंश्योरेंस लेना शुरू कर दें, ताकि जब तक आप 61 के हो जाए तो सारे वेटिंग पीरियड आपके हट जाए, प्री एग्जिस्टिंग के, स्लो मूविंग के, किसी भी तरह का क्लेम अगर आपका हो तो इंश्योरेंस कंपनी को आपको देना पड़ जाए। उसी के साथ साथ दोस्तों एंड में हमने ये सीखा कि अगर हम 55 से भी हमारी मेडिकल प्लानिंग अगर स्टार्ट कर सकते हैं, आइडियली आपने 50 से ही कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपने 55 से भी अपनी मेडिकल प्लानिंग स्टार्ट कर ली, हर साल 50,000 रुपए अगर बचाए तो 65 आते तक आपके पास तकरीबन 8.8 लाख रुपीस होंगे। आप 70 तक अगर उसको यूज नहीं करते तो तकरीबन 14.24 लाख होंगे, और अगर आपको 75 तक उसकी जरूरत नहीं पड़ती तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 23 लाख रुपए होंगे। ये पैसा आपको कभी भी जरूरत पड़ सकता है। हम यहाँ पैसा बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं कि भाई आपके पास एक मेडिकल कॉर्पस होना चाहिए कि जब इमरजेंसी आए तो आप उस पूल में हाथ डालें और अपना पैसा एंजॉय करके उसको आप अपनी हेल्थ के लिए खर्चा कर सके, अपने बच्चों पे आप बर्डन ना बने। तो दोस्तों ये 4-5 चीजें आज मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अगर आपको इस इंफॉर्मेशन ने वैल्यू दी है, अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन ने आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन किया है, तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। हो सकता है मैंने कोई चीज छोड़ दी हो सकता है मैंने कोई चीज गलत बता दी हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो वो भी चीजें दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि जब आप ऐसा कमेंट और फीडबैक देते हैं तब हमको पता चलता है कि हमको और क्या बेहतर करने की जरूरत है, हमको और किस तरह का कंटेंट बनाने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि भाई कोई और ऐसा टॉपिक है जो मैंने वैल्यूएशन में कवर करना चाहिए, वो भी आप बताइए। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर रिसर्च करके आपके लिए बेस्ट पॉसिबल कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा जो आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करे। अगर दोस्तों आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड की है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनके जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यू एडिशन हो सके। और आज तक अगर आपने वैल्यू एडिशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल सीनियर सिटीजन्स की मदद के लिए बनाया गया है। ये चैनल्स आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करने के लिए बनाया गया है। इस चैनल में ऐसा कोई भी कंटेंट आपको नहीं दिखेगा जो आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड ना करे। कुछ नए नए कंसेप्ट, कुछ नई नई टेक्निक्स, कुछ नई नई सुविधाओं के बारे में आपको बताता हूं, जहां पर आपके पैसे बचेंगे और आपकी रिटायर्ड जिंदगी बहुत आसान तरीके से, बहुत सुविधाजनक तरीके से बीत सके। उसके ऊपर दोस्तों मेरी कोशिश रहती है। तो आज तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
तो चलिए जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।